जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 20। निम्मी के आंसू निकलने तेज हो गए कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। एक पल को निमृत का शरीर कांप गया, ये सोचकर कि पता नहीं कौन है। उसके दिमाग में इस समय अजीब से ख्याल आ रहे थे। अब वह और सिमरन अकेले रह गए थे। सिर से पिता का साया उठ जाना किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। निमृत ने खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है? निमृत ने धीमे से अटकते हुए कहा। निमृत बेटा, मैं हूँ गिरीश। दरवाजा खोलो बेटा, गिरीश की आवाज आई। निम्मी ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके दरवाजा खोला। हाथ में खाने की थाली लिए गिरीश खड़े थे। निमृत उन्हें देखकर एक तरफ हो गई तो गिरीश कमरे के अंदर आ गए। सिम्मी को तो मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत खिला दिया था, पर तुम सो रही थी इसलिए तुम्हारे लिए खाना रख दिया था। बेटा खाना खा लो। खाने को थाली टेबल पर रखते हुए गिरीश ने कहा। अंकल, कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है मेरा, निमृत ने भारी आवाज से कहा। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आज से तुम्हारा पिता हूँ मैं। तो मुझे अंकल की जगह पापा कहोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसे कैसे नहीं है भूख? सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तुमने, पता है मुझे। और अगर खाओगे पियोगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, गिरीश ने कहा तो निमृत की आंखों से आंसू निकलने लगे। गिरीश ने आकर उसके सिर पर हाथ रखा। सुधाकर के जाने की तकलीफ मुझे भी है, सिम्मी को भी है, पर बेटा किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, जीना पड़ता है। और फिर तुम्हारे ऊपर तो दूसरी जिम्मेदारी भी है ना, तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी, उसे भी तो संभालना है तुम्हें, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाना है। तुम अगर इस तरीके से कमजोर पड़ोगी तो कैसे चलेगा? सुधाकर ने समझाया तो निमृत ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? गिरीश बोले। क्या सिम्मी भी मेरे साथ? कहते कहते निमृत रुक गई। मैंने सुधाकर को वादा किया था ना कि तुम दोनों बच्चियों अब से मेरे साथ रहोगी। और फिर अगर वादा नहीं भी किया होता तो भी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के अलावा और किसके घर जाकर रहेगी? तुम अपनी ससुराल जाओगी तो ये भी तुम्हारे साथ ही आएगी ना। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां आ रही हो तो सारे निर्णय तुम्हें हमारे मानने होंगे। सिमरन के बारे में हर फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा बेटा, क्योंकि तुम उससे बड़ी हो और तुम उसे बेहतर जानती हो। त्रिपाठी ने निमृत को समझाया तो उसे तसल्ली हुई। चलो अब खाना खा लो और फिर आराम करो, मैं जाता हूँ, त्रिपाठी बोले और उठकर जाने लगे। सच में मन नहीं है पापा, निमृत ने कहा। मन नहीं है फिर भी खाना है पड़ेगा, और मेरे कहने से नहीं खा रही तो कम से कम सुधाकर का सोचो और फिर खाओ, वह कभी भी तुम्हें भूखे देख सकता है क्या? गिरीश ने कहा तो निमृत ने भरी आंखों के साथ नमे गर्दन हिला दी। तो बस खाना खाओ और आराम करो, ज्यादा मत सोचो, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो, वही कोई राह दिखाएंगे, त्रिपाठी बोले और बाहर चले गए। निमृत ने वापस से दरवाजा बंद कर लिया और खाना खाने लगी, पर गले के नीचे खाना उतर ही नहीं रहा था। जैसे जैसे थोड़ा बहुत खाया और फिर प्लेट सरका दी और जाकर सिम्मी के पास लेट गई। आज गिरीश अंकल की बातों से लगा तो ऐसा कि शायद आगे इतनी मुश्किल ना हो। बस उन्होंने कह दिया इतना काफी है, बाकी अपनी बहन के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वह मैं करूंगी। निमृत मन ही मन कई सारे निर्णय ले रही थी और साथ ही साथ उसके दिमाग में और भी कई बातें घूम रही थी, जैसे कि सिमरन को पढ़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और तभी उसे याद आया कि सुधाकर ने जो एफडी करवाए है और जो अकाउंट में पैसा है सबकी नॉमिनी निमृत और सिमरन है, और हर महीने अच्छी खासी रकम आ जाती है इंटरेस्ट के तौर पर। निम्मी ने गहरी सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली। सब हो जाएगा, बस मुझे सोच समझकर करना होगा, और मैं जानती हूँ कि सब सही होगा, निमृत ने खुद से ही कहा। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह की रोशनी चारों तरफ बिखर गई थी, पर कुछ जिंदगियां जैसे अंधेरे में डूब गई हों, और उन्हीं में से थी निमृत और अबीर की जिंदगी, जहां निमृत को ये पता नहीं था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो वही अबीर को अपना पूरा भविष्य ही अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। सुबह होते ही चैट फिर से सुधाकर के घर आ धमका। देखो चाचा, तुम्हारी बात मान ली मैंने और कल चला गया था, पर इस तरीके से तो तुम मेरी बहनों को नहीं ले जा सकते, मेरी जिम्मेदारी है ये दोनों, और चाचा जी के ना रहे थे, जब हम चाहेंगे तभी उनका ब्याह होगा, और जब हम चाहेंगे तभी यह विदा होगी। पर तुम होते कौन हो ये सब बातें करने वाले? गिरीश ने सामने आकर कहा। बोला तो इनके बड़े पापा का बेटा हूं तो अधिकार है मेरा, और न सिर्फ इन पर बल्कि चाचा जी की पूरी प्रॉपर्टी, घर, दुकान, सब पर अब मेरा अधिकार है, और सारे निर्णय अब मैं लूंगा। चैट बोला कि तभी निमृत ने वकील को कॉल लगा दिया।
क्योंकि पहले ही सुधाकर उसे बता चुके थे काफ़ी प्रॉपर्टी और हिसाब किताब। थोड़ी देर में वकील वहां आ गया। तब तक चैत गिरीश के साथ बहस में लगा हुआ था। आपको बहुत ही ज्यादा अधिकारों की पड़ी है ना, तो अब आप खुद ही देख लीजिए आपका कितना अधिकार है और कितना नहीं, क्योंकि पापा ने अपने जाने से पहले ही सभी कुछ क्लियर कर दिया था। जानते थे वह आपकी नीयत भी और आपकी आदत भी, निम्मी ने कहा और वकील को इशारा किया। तो वह फाइल लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और उसमें से कागज निकालने लगे। अब तक चैत के मम्मी पापा भी यहाँ आ पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी कि चैत सुधाकर के घर जाकर हंगामा कर रहा है। और वह भी वकील की तरफ ध्यान से देखने लगे कि आखिर सुधाकर ने क्या और कैसे किया है। चैत को तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने सोचा ही नहीं था कि सुधाकर इस तरीके का कोई निर्णय कर सकते हैं। उनकी असमय और अचानक मृत्यु हुई थी, बावजूद इसके वह अपनी विल बनाकर गए थे और वकील के हाथों सभी पेपर भी देकर। इतना सुधाकर ने सोच लिया होगा इसका चैत को अंदाजा भी नहीं था। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी